आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रविवार यानी 29 जून की हम बात कर रहे हैं, सुबह 4:30 बजे श्री गुंडीचा मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की भगदड़ से अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस भगदड़ में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर है, उड़ीसा के डीजीपी वाई.बी. खुडिनिया ने बताया कि श्रद्धालुओं का जमावड़ा भारी संख्या में हुई और भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं। यह विगत वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। पिछले कई सालों से यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन होता है, लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि विगत वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा भीड़ इस बार उमड़ी। श्रद्धालुओं की जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा, सभी तथ्यों को उजागर किया जाएगा। पूरी भगदड़ पर उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं। वह पहले ही सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में बोल चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से माफ़ी भी मांग चुके हैं। उन्होंने डीजीपी को घटनास्थल पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को घटनास्थल का दौरा करने को कहा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा बहुत भारी संख्या में है और भारी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं। ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। धन्यवाद। तो संडे का भीड़ है तो भक्तों का समागम, आज वीकेंड होने के चलते काफी भक्तों का भीड़ है। तो और आज भी और हमारा एडिशनल लोग भी डिप्लॉयड हुए हैं और सारे आपके माध्यम से सारे ही भक्तों को अनुरोध है कि वो श्रृंखलित तौर पे दर्शन करें। तीनों रथ के सामने से गुजरते समय फोन का व्यवहार ना करें, अच्छे से दर्शन करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे ताकि सारे ही भक्त श्रृंखलित तौर पे दर्शन कर पाएं। रात को 4:15 में जो हुआ था घटना, उसको लेके क्या कहिए? नहीं, जो आज सुबह में कुछ हमारे जो भक्त थे उन्होंने और जो डिफरेंट कुछ हाई डेंसिटी क्राउड पॉकेट्स जो बन गए थे उसमें लगभग हमारे 15 जो डिवोटीज थे उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया था। लगभग सुबह 4:20 से लेकर 5:40 तक सुबह, और उनमें से 12 जनों को सामान्य चिकित्सा और जो मेडिकल केयर है उसे प्रदान करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और जो दुर्भाग्यपूर्ण तौर पे जो 3 लोगों का जो मृत्यु हुई है तो उस पर अभी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंटल डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है और उसके बाद ही मृत्यु का जो कारण है उस पर स्पष्टता आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि मैं करीब 35 वर्षों से प्रत्येक वर्ष यहां आता हूं। जिस दिन रथ खींचने का दिन होता है उसी दिन मैं यात्रा में शामिल होता हूं। और जैसे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, वैसा आयोजन काशी में होता है। काशी की बात उन्होंने की। काशी के लोग इस यात्रा में अपनी पूरी सहभागिता निभाते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने पूरी भगदड़ की घटना पर कहा कि यह काफ़ी दुखद है और मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं जिन लोगों की मृत्यु हुई। भगवान बाबा विश्वनाथ और भगवान जगन्नाथ उनकी आत्मा को शांति दें। मैं करीब 35 वर्षों से प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ और जिस दिन रथ का खींचने का दिन होता है आज उसी दिन मैं रहता हूँ। पूरे देश के अंदर ये महाप्रभु की यात्रा मनाई जा रही है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में होती है, ठीक उसी प्रकार की पूरी यात्रा काशी में भी होती है और ये काशी के लोग इसमें पूरी अपनी सहभागिता निभाते हैं और सब लोग इसमें आके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। आज हम सब लोग यहाँ आकर कहीं भी रहते हैं, हम सब लोग इस दिन जरूर आते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद, उनका रथ खींचने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है और वो आशीर्वाद, वो सौभाग्य हम सबको मिलता है। नहीं, काफी दुखद है और निश्चित तौर से मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। जो लोग उसमें
स्वर्ग सिधारे और जो लोग उसमें घायल हैं उनके प्रति मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जिनकी मृत्यु हुई भगवान बाबा विश्वनाथ उनको उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान जगन्नाथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें एपिसोड पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से आपातकाल में इंदिरा गांधी द्वारा किए गए अत्याचारों की चर्चा की और मन की बात में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम के शब्दों में हमें सुनने का मौका मिला कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की हत्या की गई। एक काला अध्याय लिखा गया। जब शासक तानाशाह बन जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है। कांग्रेस के पूर्वजों ने लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में पर्यावरण, वोकल फॉर लोकल, विभिन्न प्रकार के खेल, अंतरिक्ष और इमरजेंसी के अत्याचारों की चर्चा की है। पूरे देशवासियों के साथ मन की बात, और आज उन्होंने विशेष करके जो इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अत्याचार हुआ था, आज मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी के शब्दों में मन की बात में हम लोगों को सुनने के मौका मिला कि किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या हुआ। एक काला अध्याय, जब शासक डिक्टेटर हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो देश को किस तरह से लोकतंत्र की हत्या होता है। और ये कांग्रेस के पूर्वज ने जो लोकतंत्र की हत्या की है और जो आज संविधान की बात करते हैं, तो आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में हम लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण की बात की, एक पेड़ माँ के नाम, यानी हमें हर वक्त जो है इकोसिस्टम को मजबूत रखने के लिए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल, उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि देश में बने हुए वस्तु का ही उपयोग करें, विदेशी सामानों का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस बातों को भी उन्होंने दोहराया और विभिन्न जगह के जो हमारे स्पेस में शुभम शुक्ला गए हैं उनकी चर्चा उन्होंने किया, फुटबॉल के खेल की चर्चा उन्होंने की। भगवान बुद्ध को हम लोगों ने पूरे दुनिया में बताने का प्रयास किया कि भगवान बुद्ध की धरती भारत है। और इस तरह करके जो है प्रधानमंत्री जी आज अपने संबोधन में पर्यावरण, वोकल फॉर लोकल, आपातकाल के अत्याचार और विभिन्न तरह के खेल और स्पेस में गए हुए बातों की चर्चा किए। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में भारी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आज के लिए उड़ीसा और झारखंड के लिए आज हमारा रेड अलर्ट है। उन्होंने कहा झारखंड में रेड अलर्ट, उड़ीसा में रेड अलर्ट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ लगातार भारी वर्षा हो रही है। आज और आने वाले दिनों में वहाँ भारी वर्षा से अधिक बारिश होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। उन्होंने कहा वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने का अनुमान लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज और कल हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। हमने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए अभी क्या है कि आज की डेट में सारी जो मानसून की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होगी। उसके साथ ही अभी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो भी नॉर्थ वेस्ट बे में है। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था। तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है। और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। जी आप मैप के जरिए देख सकते हैं आज के लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जिसके कारण हमने वहाँ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल का वार्निंग दिया है, जिसके कारण ये रेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। उसका इम्पैक्ट को नज़र रखते हुए हमने वहाँ रेड अलर्ट दिया है। वहाँ आज और कल आने वाले दिनों में जो रेनफॉल है वो
आप कह सकते हैं कि वेरी हैवी से ज़्यादा होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने जाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता लॉ कॉलेज कथित गैंग रेप मामले में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी पर कहा कि सुरक्षा गार्ड क्यों मदद करेगा। सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है, उसे कोई परीक्षा देकर नौकरी थोड़ी मिली है। उन्होंने कहा पूरे राज्य में पिछले 14 सालों में कोई स्थायी नौकरी नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल में सारी नौकरियां संपर्क के आधार पर मिली है और पुलिस, उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। नहीं करेगा, वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला, पार्टी कैडर इसलिए नौकरी। यहाँ पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया, वो पार्टी जो लिस्ट दिया उसमें ही हुआ। अभी तक 4 आदमी को गिरफ्तार किया है पुलिस, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अभी मीडिया हाइप हो रहा है, आज हो रहा है, 15 दिन 20 दिन बाद सब हो जाएगा। दादा, कोसबा कांड को लेकर पुलिस को हाथ में मिला एक वीडियो फुटेज और एक सीट भी गठन किया कलकत्ता पुलिस। पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस के पास वीडियो से क्या फायदा नहीं हुआ। पुलिस पूरा जिम्मेदार है, पूरा पुलिस दीघा में था, पूरा पुलिस वहाँ नहीं था। पुलिस ऑपोजिशन का मीटिंग मिছিল तोड़ने के लिए, ऑपोजिशन का लीडर लोग को बंद करने के लिए काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, उपराज्यपाल हैं, नगर निगम है, पुलिस बीजेपी के हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा। यही सारे बीजेपी के नेता चुनाव के समय झुग्गियों में प्रवास करते थे, उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। हालांकि 3 महीने बाद भी पूरी दिल्ली में निर्ममता के साथ लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा इसको कहा कि निर्ममता के साथ उजाड़ा जा रहा है। आज इससे ज़्यादा दर्दनाक स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। बीजेपी अगर यह सोचती है कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान के लोग दिल्ली छोड़कर भाग जाएंगे तो हम भागने वाले नहीं हैं। देखिए, पहली बात, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद थी कि इतने समय तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। लेकिन अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है, डीडीए भाजपा की है, पुलिस भाजपा की है, तो कुछ अच्छा होगा। ये सारे भाजपा के नेता, आपको याद होगा, चुनाव में इन्हीं झुग्गियों में जाकर के प्रवास करते थे और इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया कि जहां झुग्गी वहां मकान हम देंगे। लेकिन 3 महीने नहीं बीते, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से लोगों को निर्ममता के साथ बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, आज शायद इससे दर्दनाक स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। बच्चे कैसे जिएंगे किसी को नहीं पता, पढ़ने कहाँ जाएं किसी को नहीं पता, जो काम कर रहे थे घरों में वो छिन गया, वो कैसे परिवार कैसे चलाएं किसी को नहीं पता। इसलिए भाजपा अगर ये सोचती है कि पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर कहा कि न केवल कोलकाता बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, गुंडा राज शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी कुंभकर्णी जो नींद में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, उन्हें उठना चाहिए और साथ ही उन्हें सत्ता भी जाना चाहिए। पूरी भगदड़ पर उन्होंने कहा कि मुझे सुबह इस दुखद घटना पर जानकारी हुई, मैंने वहां के मुख्यमंत्री से बात की, अन्य अधिकारियों से भी बातचीत की, वहां की सरकार ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली है, उचित कार्रवाई की जाएगी, मेरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मेरा भरोसा है कि पूरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाएगा।
देखो, कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है। गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए, इनको जानी भी चाहिए। मेरे को अभी अभी सुबह इस प्रकार की दुखद घटना की जानकारी हुई। मैं वहां की आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, अन्य अधिकारियों से, अन्य मित्रों से भी बात किया है। वहां की सरकार और विशेष करके अभी अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा और वहां की सरकार उसको करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें एपिसोड पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में आपातकाल का जिक्र किया और साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात कही, फिट इंडिया की बात कही। अगर हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो इसमें सभी को योगदान देना होगा और सभी को फिट रहना होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी होगी। आज हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 123वीं मन की बात सुने और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आज हम लोगों के बीच में महामंडलेश्वर पूज्य श्री कैलासानंद जी गिरी महाराज जी उपस्थित हैं। उनके साथ हम सब लोग सुने और साथ ही मध्य प्रदेश से महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री मंडावी जी, सावित्री ठाकुर जी उपस्थित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी उपस्थित हैं। हमारे पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे बहुत वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्ष, सबके साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात यहाँ पर सुने हैं। और हर बात प्रधानमंत्री जी नई कोई जो इनोवेशन हमारे देश में होते रहता है, जो हमारे लोग नया नवाचार करते हैं, उनको देश और दुनिया के सामने लाते हैं, तो उनका भी काम करने का मनोबल बढ़ता है और लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र किया है, साथ ही साथ पर्यावरण का और पेड़ लगाओ की बात कही है, पर्यावरण का जिक्र किया और फिट इंडिया की बात कही है। इसको किस बिल्कुल, अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तो उसमें सबका योगदान भी जरूरी है और सबको फिट भी रहना है और पर्यावरण की भी सुरक्षा करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ठाना है आने वाला 2070 तक जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का उन्होंने ठाना है और उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, वृक्षारोपण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही हमारे देश में एक पेड़ मां के नाम से शुरुआत किया है और पिछले साल भी हम लोग करीब 4 करोड़ पेड़ छत्तीसगढ़ के अंदर लगाए और इस साल भी 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। और हम आप लोगों के माध्यम से फिर छत्तीसगढ़ के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि सब अपनी मां के नाम से एक पेड़, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। सर, भारत के लिए ये भी गर्व की बात है कि भारतीय मूल के एक स्पेस में गए हैं एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात भी की, जिक्र भी किया अपने मन की बात में। शुभांशु शुक्ला जी, कितने गौरव की बात है सर? बहुत ही गौरव की बात है कि शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष गए हुए हैं और वहां पर अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। ये पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 123वें एपिसोड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश कैसे आगे बढ़ रहा है और देश कैसे विकास कर रहा है, खास तौर पर योग और इमरजेंसी को याद किया गया।
और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ये ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार के 70% से ज़्यादा लोग ईमेल से वोट कर रहे हैं। यहाँ गरीब पिछड़े लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी देश समृद्ध हो रहा है। बिहार अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। देखिए, मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश कैसे बढ़ रहा है और देश कैसे विकसित हो रहा है और योगा और इमरजेंसी को विशेष तौर पर याद किया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और बिहार के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, जब बिहार में लोग कहते थे कि आईटी फाईटी होता क्या है। उस बिहार के 70% से अधिक लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है कि आज बिहार के लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग करने का काम 70% से अधिक कर रहे हैं। यहाँ गरीब पिछड़े लोग रहते हैं, इसके बावजूद देश समृद्ध हो रहा है। बिहार आगे की पंक्ति में खड़ा है और जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया उसमें से 70% से अधिक वोटिंग हो, ये ऐतिहासिक कार्य बिहार के निर्वाचन आयोग ने किया। लेकिन तेजस्वी यादव वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इलेक्टोरल डिविजन जिस तरीके से हो रहा है। देखिए, ये लोग 90 के पहले की बात कर रहे हैं, 2005 के पहले की बात कर रहे हैं। ये 2025 का बिहार है। यहाँ समृद्धि है। पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये समृद्धि का प्रतीक है। बिहार के लोग अब आगे आना चाहते हैं और अब तो राघोपुर दियारा को भी हम लोग मास्टर प्लान बनाकर समृद्ध बनाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोलकाता में हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले पर कहा कि मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा के साथ घटना घटी उस समय पूरा बंगाल सिहर उठा था, लेकिन ममता बनर्जी ने उससे कोई सीख नहीं ली। ममता बनर्जी का अहंकार बढ़ता जा रहा है और सत्ता के नशे में चूर होकर ममता बनर्जी अब न देश की चिंता कर रही हैं और न ही प्रदेश की चिंता कर रही हैं। इसलिए ऐसी सरकार को तुरंत अपदस्थ करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस निरंकुश शासन को हटाकर वहां की जनता को स्वच्छंद जीने के लिए फिर से चुनाव करवाना चाहिए। पूरे देशवासियों के साथ मन की बात, और आज उन्होंने विशेष करके जो इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा अत्याचार हुआ था, आज मोरारजी देसाई जी, जगजीवन राम जी के शब्दों में मन की बात में हम लोगों को सुनने के मौका मिला कि किस तरह से न्यायिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या हुआ। एक काला अध्याय, जब शासक डिक्टेटर हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो देश को किस तरह से लोकतंत्र की हत्या होता है। और ये कांग्रेस के पूर्वज ने जो लोकतंत्र की हत्या की है और जो आज संविधान की बात करते हैं, तो आज मोरारजी देसाई जी और जगजीवन राम जी के शब्दों में हम लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण की बात की, एक पेड़ माँ के नाम, यानी हमें हर वक्त जो है इकोसिस्टम को मजबूत रखने के लिए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल, उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि देश में बने हुए वस्तु का ही उपयोग करें, विदेशी सामानों का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस बातों को भी उन्होंने दोहराया। और विभिन्न जगह के जो हमारे स्पेस में शुभम शुक्ला गए हैं उनकी चर्चा उन्होंने किया, फुटबॉल के खेल की चर्चा उन्होंने की, भगवान बुद्ध को हम लोगों ने पूरे दुनिया में बताने का प्रयास किया कि भगवान बुद्ध की धरती भारत है। और इस तरह करके जो है प्रधानमंत्री जी आज अपने संबोधन में पर्यावरण, वोकल फॉर लोकल, आपातकाल के अत्याचार और विभिन्न तरह के खेल और स्पेस में गए हुए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कहा कि आज बीजेपी और उनके गठबंधन दल डरे हुए हैं, विशेषकर बिहार चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग की निष्पक्षता हम महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं और उन्होंने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उल्टा वे संशोधन लेकर आए। लोकतंत्र के लिए यह प्रक्रिया घातक है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी कटघरे में है। उन्होंने कहा अचानक किसी चीज़ को लागू नहीं किया जा सकता, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसलिए चुनाव आयोग और सरकार की मंशा संदेह के घेरे में है। वहीं बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि NRC में कुछ सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा उपाय हैं, इसमें वो भी नहीं है।
ये बताइए कि बिहार में कितने लोगों के पास कागज है, बीएलओ को इतने अधिकार क्यों दे रहे हैं? अगर किसी बिहारी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तो उसको नौकरी कौन देगा? उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे अभ्यावेदन पर विचार करें और एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। इतनी जल्दी में यह काम कैसे होगा? आपने बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं दी है। बिल्कुल भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि एनआरसी में थोड़े सुप्रीम कोर्ट के सेफगार्ड्स हैं, इसमें तो वो भी नहीं है। आप हमको ये रैशनल बताइए ना, ये जो 87 अगर कोई वोटर 1787 से पहले पैदा हुआ, कोई वोटर अगर 1787 से 2012-2004 के दरमियान में पैदा हुआ, जो वोटर 2012-2004 के बाद पैदा हुआ, ये तो सिटीजनशिप एक्ट में है ना। बताइए इसका रैशनल क्या है? अच्छा, कितने बिहार प्रदेश में कितने लोग डॉक्यूमेंट है बताइए आप देख मालूम करिए। अच्छा, बीएलओ को इतनी अनब्रिडल पावर्स क्यों दे रहे हैं? अगर कोई बीएलओ जाएगा और 2 से 3 मर्तबा जाएगा और कोई नहीं रहेगा तो उसको ये राइट है कि वो लिख दे ये डाउट है, और जब लिख देगा तो अगर किसी बिहारी का नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, उसको नौकरी कौन देगा? तो सब होगा ना, उसको नौकरी कौन देगा? और ये डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई। इसीलिए हम ईसीआई से हम ये गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करें कि हमारे रिप्रेजेंटेशन को आप गौर करिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और ये काम इतनी जल्दबाजी में कैसे होगा बताइए? आप तो बीएलएस को ट्रेनिंग भी नहीं दिए। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी, उनके जितने अलायंस पार्टनर हैं वो डरे हुए हैं, और विशेषकर बिहार चुनाव को लेके। और क्योंकि बैसाखी पे टिकी हुई सरकार, एनडीए की सरकार बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो आधार चुनाव आयोग ने बनाया है, उनकी निष्पक्षता महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं हम लोग। वो आज भी प्रश्न का जवाब नहीं दिए, उल्टा अमेंडमेंट उन्होंने ले आया है। करीब अगर यूपी की हम बात करें, 62% लोग के पास ही केवल बर्थ सर्टिफिकेट है, और तो और करीब डेथ सर्टिफिकेट केवल, अगर जो पंजीकरण की बात करें, सर्टिफिकेट नहीं, पंजीकरण की मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, 45% लोगों के पास उन्होंने नहीं कराया है। तो क्या चुनाव के वक्त में आपको प्यास लगी तो आज कुएं खोदने वाली बात चुनाव आयोग कर रही है? तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी जी की पूरी टीम डरी हुई है। उनके इंटरनल जो भी इनपुट्स मिले हैं उससे वो डरी हुई, और इस प्रकार के वो जिसे कहा जाए फाउल प्ले वो कर रही है कि हम अगर एलिमिनेट कर दें इसके नाम पे और उसका वोटर लिस्ट में कट शॉर्ट कर लें। पहले तो वो महाराष्ट्र में ऐड कर ले, यहां कट करने का प्रयास करें, जो उनके वोटर नहीं है वो ये मान के चलती है। तो हम ये कहेंगे कि लोकतंत्र के लिए ये घातक है। दूसरी बात, आज भी चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो कटघरे में है। लेकिन जो आपने कुछ आंकड़े गिनाए, क्या आज मैं बताऊं, मैं झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, बहुत सारे हिल एरिया में आज भी जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती है। आज भी लोग घर में कराते हैं। आज भी सहिया और दाई का कॉन्सेप्ट आज भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये आज करीब आप 11 राज्यों के जो चाहे राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें आज भी हमारे आंकड़े आप उठा के देख लें तो इससे साबित होती है कि ये जो चीजें आप अचानक कोई चीज को लागू नहीं कर सकते। ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों को देखना था तो आप पहले से करते। तो इसलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग की मंशा और सरकार की मंशा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। 2 दिनांक की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।